हेलो, नमस्कार। आई होप सब मस्त ही होंगे। वैकेंसी जैसे सबको पता है कि आ ही गई है। अब यही है कि एग्ज़ाम को हमें कैसे फाइट करना है, तो हम बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की। अब मैक्सिमम बात कर लेते हैं कि हमारे पास 60 डेज है और 60 डेज में हमें दो पेपर है, इन दोनों को फाइट करना है। पेपर हम सेकंड की बात कर ले क्योंकि ये साइंस स्टूडेंट के लिए पहले से ही रहता है कि उनको साइंस इजीली आ जाती है। लो, इसके अंदर क्या है कि वही है कि जनरल साइंस है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बायोलॉजी है, उसमें भी सब टॉपिक है दो, यानी कि यानी कि पहले है जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। बेसिक तो रही रहेगा कि ये एग्जाम 12th बेस रहता है, पर कोई कह नहीं सकता कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चलता है, वो कहाँ से क्वेश्चंस देता है। उसका तो हमें एग्जाम होने के बाद ही पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आए। तो आज जो मैं अभी पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें पहले है बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी सब टॉपिक है जूलॉजी का। अब पेपर सेकंड को जितना मैंने सोचा है कि मुश्किल से हम 20 दिन में कवर करना चाहते हैं। अब ये 20 दिन में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसी से होगा। तो पहले बात कर लेते हैं जूलॉजी। जूलॉजी में भी 10 सब टॉपिक है और बॉटनी में भी 10 सब टॉपिक है। ये 10 ओनली लिखा हुआ है, लेकिन इनको अगर मेजर डिस्कस करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। बट देखते हैं, क्योंकि हमें 2022 को बेस मान के ही चलना है, तो उसी के हिसाब से करेंगे। साथ क्या है ना, सिलेबस में जूलॉजी और बोटनी का क्या है ना, मिक्सर बना के सिलेबस दिया है। तो जूलॉजी के फर्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम। एक तो जो 5 किंगडम की बात करते हैं, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सबको तो क्या इसमें से स्किप कर दिया है। इसमें लास्ट के जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है उनको इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट यूनिट ये रहती है इसकी। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट इसमें सेल आ जाती है। अब सेल को जितना पढ़े उतना ही कम है, क्योंकि इसके अंदर दो हो जाएगी, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। और जो इसमें डिवीज़न है वो भी कंप्लीट दे रखा है, तो ये भी काफ़ी मेजर टॉपिक है। और तीसरा है इसमें जेनेटिक्स। चौथा रहता है पूरा एनिमल किंगडम, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट सभी को पढ़ना पड़ेगा। और फिर पांचवा टॉपिक हम पूरा इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी मान लेते हैं। और 6 टॉपिक है ब्लड वाला। ब्लड वाले जो टॉपिक है उससे 2022 से भी एक क्वेश्चन आया था। फिर है नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लास्ट है इसमें है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि कौन सा जीव किस में काम आता है। जैसे यीस्ट कहाँ काम आ रहा है, यीस्ट के क्या क्या यूजेस है। तो देखो बच्चों, अगर हम पेपर सेकंड में बात करें तो जूलॉजी में मेजर टॉपिक ये 10 ही है। इनको अगर हम पर डे एक सोल्व करते हैं तो ये 10 दिन में एक जो हमारी जूलॉजी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम बॉटनी की। पेपर सेकंड में ही चल रहा है। अब बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी में जो जो टॉपिक है, जैसे एक तो यही रह गया इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट का। अब प्लांट से जैसे हमें जड़ से क्या मिल रहा है, पत्ती से क्या मिल रहा है, लीफ से जो भी हमें कुछ मिल रहा है, उन सब के बारे में हमें सारा डिस्कस करना पड़ेगा। ये कोई हम नहीं कह सकते कि ये छोटा सा टॉपिक है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन एक बार जितना
ऊपर ऊपर का वो तो देख के जाना पड़ेगा ही। और प्लांट के थोड़े क्या है ना कम दिए, लेकिन ये कह नहीं सकते कि हम प्लांट को छोड़ दें। और दूसरा इसके अंदर रह जाता है एंजियोस्पर्म पूरा है, जिसके अंदर हमें जो भी स्टेम लीफ इन सब की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। और तीसरा रहता है इसके अंदर प्लांट एनाटॉमी, वही है उसमें ह्यूमन एनाटॉमी दे रखा है तो यहाँ प्लांट एनाटॉमी दे दिया है। और चौथा रहता है प्लांट फिजियोलॉजी, कि प्लांट कैसे जल को अपने ऊपरी सतह तक पहुँचाते हैं, कैसे वो वाष्प उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण है, ये सारी प्रोसेस कैसे करते हैं, इन सब से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और नंबर 5 है इन्वायरमेंटल। अब ये इन्वायरमेंटल हम ये नहीं कर सकते क्योंकि एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट इसको साइंस में डाल दिया है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने डिस्कस कर दिया पेपर सेकंड में बॉटनी और जूलॉजी के बारे में। इनको हमें टोटल 10 डेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि दोनों का अगर काउंट करें तो 10 यूनिट है। अगर एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करते हैं तो ये हो जाएगा। और इनका ये नहीं है कि आज पढ़ लिया फिर कंप्लीट हो जाएगा, इनके क्वेश्चन हमें MCQ PYQ लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं से पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ हो रहा है क्या नहीं। तो वो सब कुछ मैं आपको पर डे पढ़ा रही हूँ। अब पेपर सेकंड में जो जूलॉजी वाला है वो हमने कवर कर लिया है। अब बचती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। जनरल साइंस है वो इन सब में हो जाएगी, उसका कोई इतना इशू नहीं है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स से मोस्टली बायोलॉजी वालों बच्चों को डर ही लगता है। 12th क्लास हो चाहे कॉलेज हो, कहीं पर भी हो, कॉलेज में तो हट जाता है फिजिक्स पर, फिर भी वो चलता रहता है क्योंकि कोई भी टॉपिक किसी का कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ता है। फिजिक्स में भी 10 यूनिट है। अब 10 यूनिट जैसे 10 दिन में हमें कंप्लीट जूलॉजी कर ली एक बार, बाकी के 10 दिनों में हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स इनको कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। अब केमिस्ट्री में जैसे 10 यूनिट दे रखी है, थर्मो है, डायनेमिक है, रिजिड बॉडी है, ऑसिलेशन है, वेव्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक करंट है, ऑप्टिक्स है, एटम है, न्यूक्लिक है, सेमीकंडक्टर है। इन 10 यूनिट को 10 डेज में कैसे कंप्लीट करना है वो आप मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि मैं पर डे एक एक यूनिट डिस्कस करने वाली हूँ। और अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी वही 10 यूनिट दे रखी है, यानी इन्होंने पूरे सिलेबस को 10-10 यूनिट में बांटा है। अब 10 यूनिट में जैसे S और P ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें D को हटा दिया है, ओनली P तक ही लिमिट रखा है। और ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है और आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये सब एक एक दिन के टॉपिक है, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। और बच्चों अगर 20 दिन का हम स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं तो हमारा जो पेपर सेकंड है वो कंप्लीट हो सकता है। फिर हमें इनके MCQ लगाने हैं और PYQ लगाने हैं, क्योंकि असली जीत तो यही दिलाता है। बाकी अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। अब पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वही है कि जिनका साइंस सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा उनका GK वाला वीक होगा, क्योंकि भगवान ने किसी को भी 100% आइडल नहीं बनाया है, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी दी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के बेसिस पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री कल्चर है वो अनलिमिटेड है। जैसे जियो का रिचार्ज करवाते हो तो अनलिमिटेड होता है ना, उसी टाइप ये सिलेबस भी जो फर्स्ट पेपर है ना। एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि एग्जामिनर ने ये किया है। जैसे साइकोलॉजी है तो अब साइकोलॉजी का हमारे लैब में क्या काम रहता है, पर वही है एग्जामिनर के माइंड को कोई नहीं पढ़ सकता। जैसे उन्होंने हमें सिलेबस प्रोवाइड करवाया, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट पेपर में क्या है, राजस्थान GK है। अब इसमें भी राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान करंट अफेयर्स। करंट का देखो कुछ नहीं कह सकते, जब एग्ज़ाम हमारा जैसे मई में है तो इसको 1 महीने पहले
पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके बेस पे हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड रहता है कि वो 2025 का भी पूछ ले, 2024 का भी पूछ ले, कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। अब राजस्थान हिस्ट्री में जैसे इसमें मान लो कि सबसे बड़ा टॉपिक रह जाता है ये मुगल राजपूत संबंध। ये इसमें ब्रॉड टॉपिक है तो इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो सभ्यताएं हैं वो हम मोस्टली 4 ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो कालीबंगा, बेणेश्वर, आहड़, उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं का हम ज़्यादा रीड करेंगे। और ये जो इसमें सब टॉपिक रह जाता है राजवंश का। अब राजवंश आज तक चल रहे हैं तो कब तक कितना पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उन्हीं के हिसाब से इसको कवर करने वाले हैं। और जो इसमें प्रमुख व्यक्तित्व है वो भी देखना पड़ेगा एक टॉपिक को। और ब्रिटिश संधियाँ, उनसे तो क्वेश्चन आता ही है। देखो सारा माइंड जो है वो एग्जामिनर का है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो हमें एक बेस दिया है उस पर उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। इतने टॉपिक को हमें राजस्थान हिस्ट्री में मेजर टॉपिक है ये मान के चलो, तो उस हिसाब से हम उनको कवर करते हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान कल्चर की। राजस्थान कल्चर में जैसे एक तो किले से क्वेश्चन आ ही जाता है कई बार, और फिर जो हमारे लोक देवता और लोक देवियाँ हैं उनको तो हम छोड़ ही कैसे सकते हैं। और जो जनजातीय आंदोलन है और जो प्रजामंडल आंदोलन है और एकीकरण है, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इनसे उसको क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा। अब ये कल्चर और हिस्ट्री है तो इनको भी जैसे अब ओनली एक बार ज्योग्राफी की और बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि इनको पढ़ना कैसे है। राजस्थान ज्योग्राफी में उन्होंने जैसे 16 टॉपिक दिए हैं, लेकिन क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है तो सारे 16 टॉपिक पढ़ नहीं सकते। आज तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें किन किन से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं को देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्थिति और विस्तार है उनको देखेंगे। और इसमें जो एक बड़ा टॉपिक है वो यही है भौतिक डिवीजन, क्योंकि अगर जिसका ये कंप्लीट है, अच्छे से किया हुआ है, उसको ये सारे अपवाह तंत्र, जलवायु, ये सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। अब देखो इसमें एक टॉपिक है पर्यावरणीय, तो ये टॉपिक है ना हमारे उधर प्लांट में भी काम आ जाएगा और ये इधर ज्योग्राफी में भी काम आ जाएगा। बाकी के जैसे छोटे छोटे टॉपिक है जैसे परिवहन, 15वां टॉपिक जो इसमें परिवहन का दे रखा है। और पशुधन है, इसमें वही है कि गाय बकरी कैसे इनका पालन करना है, क्या क्या इनकी नस्लें है, वही सब कुछ पढ़ना है। तो बच्चों अगर इन हम तीनों का देखें, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी का, तो जैसे 20 दिन में मैंने बताया कि पेपर सेकंड में हमें पीसीबी को कंप्लीट करना है। तो बाकी के अब फरवरी में हमारे पास ओनली 28 डेज है, तो दिनों में 20 दिन तो हमने पीसीबी को दे दिया। अब ये नहीं है कि पीसीबी के नोट्स तो कंप्लीट कर लिए तो उन नोट्स को रिवाइज करते रहे। नोट्स को रिवाइज करना कोई बड़ा काम नहीं है। नोट्स से हमें क्वेश्चंस कैसे लगाने उससे फर्क पड़ता है कि हमारा जो एक टॉपिक है वो कितना क्लियर है, कितना नहीं है, कितना हमें उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो साथ में 20 दिनों के अंदर जैसे हमारा पीसीबी कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिनों में हमारा पीसीबी कंप्लीट हो जाएगा। अब बचते हैं 8 डेज फरवरी में, उन 8 डेज और मार्च के हम ले लेते हैं 10 मार्च तक, यानी कि 18 डेज हमारे पास बचते हैं अगर 10 मार्च तक हम कंप्लीट करते। इन 18 डेज में हमें पेपर फर्स्ट किसी भी हाल में कवर करना है। जितने भी इनके सिलेबस में दे रखे टॉपिक है उनको रीड कर लेंगे
इन 18 डेज में। अब ये नहीं है कि इन 18 डेज में हम ओनली पेपर फर्स्ट में बाकी के जो ये रहेंगे वही पढ़ते रहेंगे। साथ में हमें जो हमने 20 दिन के अंदर पेपर सेकेंड में पीसीबी को कंप्लीट किया था उनके क्वेश्चंस भी इसके साथ में लगाने, क्योंकि हमारे पास फिर मार्च, हाफ मार्च बोल दो, क्योंकि मार्च और अप्रैल, मई का तो क्या करना है, क्योंकि अप्रैल के बाद जो मई है उसमें वो 10 डेज रहेंगे, तो उसमें स्टूडेंट यही कंफ्यूज रहता है कि मेरा ये भी क्लियर नहीं है, मेरा ये भी क्लियर नहीं है, फिर वही है वो डाबा चूक रहता है वहाँ पे, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमारे पास ओनली और 10 मार्च तक की स्ट्रेटेजी है हमारे पास। अब इस 10 मार्च तक कैसे पेपर फर्स्ट को, पेपर सेकंड को कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे रीड करना है, वो सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। पर फर्स्ट में भी और रह जाते हैं, जैसे करंट अफेयर्स और वर्ल्ड और इंडिया का जीके और साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में कह नहीं सकते क्योंकि 2022 में कोई क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन हम ये छोड़ भी तो नहीं सकते। हो सकता है कि राजस्थान जी के सारे बच्चों का कंप्लीट रहे और उनको साइकोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये साइकोलॉजी हमारा एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो इसमें 5-6 टॉपिक है, जैसे अधिगम, बुद्धि, ऐसे कुछ टॉपिक है। एक बार इनको पढ़ लेंगे, क्या रहता है क्या नहीं वो सब भगवान पे है। जो मुझे यही कहना है कि 400 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 328 या 330 हमारे क्वेश्चन में मार्क्स आते हैं तो तभी हम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर सोए हुए बच्चों को भी पूछते हैं ना कि इसका क्या आंसर है तो वो भी बता देता है। तो हमें स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि सारा सिलेबस अब 60 डेज में कंप्लीट हो ये पॉसिबल भी नहीं है। फिर पॉसिबल होगा तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो जैसे मैंने 14 डेज़ का एक शेड्यूल आपके सामने बताया, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो 14 डेज़ में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में MCQ PYQ भी चलते रहेंगे, तो ये एक स्मार्ट स्टडी भी हो जाए। तो मेरा जो ये बैच है वो 1 फरवरी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़े। और अगर मेरे पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर, लाइक, कमेंट वो सब आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू।